मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो वाद के लक्षण के सूत्र में जो बातें कल बताई गई थी, आप में से करें कोई अर्थ इसका जितना हो गया है। सिद्धांत विरुद्ध वाली बात कर रहे हैं। नहीं, जो पंक्तियां हो गई हैं उनका अर्थ करिए पहले। जो पंक्तियां हो गई हैं, क्यों तुम में से कोई अर्थ करेगा? करके देखो प्रयास करके। हाँ, जो कल जितना पाठ हुआ है तो एकाधिकरणस्थौ से बोलना प्रारंभ करो। यहाँ कॉमा आ गया है, पहले कॉमा आ गया, यहाँ तक इसको अर्थ करो। जो दो विरोधी धर्म होते हैं वो एक अधिकरण में रहते हैं, तो वो पक्ष और प्रतिपक्ष के रूप में रहते हैं। हाँ, इनमें से एक इसमें प्रत्यनीक भावार्थ का क्या अर्थ हुआ? विपरीत, जैसे युद्ध में दो सेना लड़ते थे, एक सेना विपरीत सेना। हाँ, प्रत्यनीक को अगर हम एक ही अर्थ में बोलेंगे तो विरोधी होने से, क्योंकि विरुद्ध धर्म है ये दोनों, और विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में रहेंगे, उनको पक्ष और प्रतिपक्ष कहेंगे। तो पक्ष प्रतिपक्ष शब्द ये क्यों प्रयोग में आ रहे हैं, उसका इन्होंने कारण दिया है कि एक दूसरे के विरोधी होने से। पक्ष का विरोधी प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष का विरोधी पक्ष है, तो एक दूसरे के दोनों विरोधी होने से उनको पक्ष और प्रतिपक्ष बोलते हैं। ये पक्ष और प्रतिपक्ष का अर्थ समझाया गया है। जैसे कि आत्मा है और नहीं। हाँ, आत्मा है और आत्मा नहीं है, दो बातें बताई ना। तो आत्मा का होना और आत्मा का न होना। अब यहाँ पर अधिकरण है एक, कौन है अधिकरण? आत्मा। और धर्म दो, कौन कौन से हैं? होना और न होना। और ये दोनों आपस में विरोधी हैं, क्योंकि यदि एक ही अधिकरण में होना है तो न होना नहीं हो सकता, और यदि न होना है तो होना नहीं हो सकता। तो ये हो गए आपस में विरोधी। अब जिसने ये अपना सिद्धांत बनाया कि आत्मा है, और जिसने ये सिद्धांत बनाया कि आत्मा नहीं है, तो ये दोनों वक्ता एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो एक को कहेंगे पक्ष और दूसरे को प्रतिपक्ष। अब कोई सा भी हो सकता है, उसमें प्रक्रिया ही चलती है कि जो पहले बोलता है उसको पक्ष कह देते हैं, जो बाद में बोलता है उसको प्रतिपक्ष कहेंगे। अब पहले इनमें से कोई बोल सकता है, जो नहीं है आत्मा कह रहा है वो भी पहले बोल सकता है, जो है कह रहा है वो भी पहले बोल सकता है। बात कहीं से ही प्रारंभ हो सकती है। तो इस तरह से दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष बनेंगे। संदीप जी आगे करो और थोड़ा सा आप बोलो नानाधिकरणस्थौ से। नहीं हो पाएगा, आप बोलेंगे बहन जी? मेरे को संस्कृत में तो दिक्कत है, तो हिंदी में बोल दो। यहाँ बताया कि आत्मा नित्य है और कह दिया कि बुद्धि नित्य है। आगे से चलें। हाँ, नहीं, यहाँ से चलें। नानाधिकरणस्थौ आप हिंदी में बोलें, संस्कृत न बोलें उसको। तो भाव उसका क्या है वाक्य का, पंक्ति का? कई प्रकार के नाना कहते हैं भिन्न भिन्न, अलग अलग। नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्ष प्रतिपक्षौ। क्या भाव हुआ इसका? आप बोलेंगे अग्रवाल जी? सीमा? भिन्न भिन्न
और प्रतिपक्ष नहीं हो सकते। हाँ, भिन्न भिन्न अधिकरण में पक्ष प्रतिपक्ष नहीं हो सकते। और इसको स्पष्ट करें थोड़ा। भिन्न भिन्न अधिकरण जैसे कौन? हाँ, एक को ही बोलने दीजिए। हाँ, कौन कौन से भिन्न भिन्न अधिकरण कौन कौन से हैं उसको बताएं। हाँ, अधिकरण अलग बता। अधिकरण दो बताएंगे ना, दो। तो दो अधिकरण दो कौन कौन से हैं? एक तो आत्मा हो गया और दूसरा बुद्धि। दो अधिकरण हो गए ना। अधिकरण समझ में आ रहा है शब्द? किसी भी धर्म का आश्रय, जिस धर्म को किसी में बताया जा रहा है, नहीं धर्मी कह सकते हैं उसको। जिस धर्मी में धर्म को बताया जा रहा है वो उसका अधिकरण हो गया, आधार हो गया, उसका आश्रय हो गया। आधार, आश्रय, अधिकरण, धर्मी सब एक ही बात है। अब यहां दो हो गए, आत्मा भी और बुद्धि भी। अब इन दोनों में धर्म क्या क्या बता रहे हैं? आत्मा में कौन सा धर्म बताया जा रहा है? अस्ति, अस्तित्व उसका होना। और बुद्धि में कौन सा धर्म बता रहे हैं? अनित्यता, सदा न रहना। तो अनित्य बुद्धि ही और नित्य आत्मा। एक ने बोला कि आत्मा नित्य होता है, दूसरे ने कहा कि बुद्धि अनित्य होती है। तो बहस चलेगी। अब कारण क्या हुआ उसमें कि एक नित्यता को बता रहा है भिन्न किसी वस्तु में और दूसरा अनित्यता को बता रहा है किसी भिन्न वस्तु में। अब यहां पर बहस इसलिए नहीं चलेगी कि उसकी वो मान्यता है, उसकी वो मान्यता है, ठीक है, लेकिन एक ही अधिकरण में दो विरोधी धर्म नहीं रह पाएंगे। लेकिन भिन्न भिन्न दो अधिकरणों में विरोधी धर्म रह जाएंगे, क्योंकि अस्तित्व और अनित्यता, नित्यता, नित्य आत्मा का नित्य होना और बुद्धि का अनित्य होना, ये दोनों धर्म विरोधी हैं। लेकिन विरोधी धर्म होने पर भी उनके आश्रय भिन्न भिन्न हैं, तो दोनों रह सकते हैं। इसलिए अब नित्यता को कहने वाले व्यक्ति को और अनित्यता बताने वाले व्यक्ति, ये दोनों आपस में पक्ष प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे। अगर एक ही अधिकरण में होते तो ये पक्ष प्रतिपक्ष बनेंगे। अमित बोलो आगे। परिग्रह का तात्पर्य ग्रहण, स्वीकार, अभ्युपगम की व्यवस्था। क्योंकि यहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपनी एक एक मान्यता को लेकर के आए हैं। एक ने आत्मा की नित्यता को मान लिया है, दूसरे ने अनित्यता को मान लिया है। दोनों ने अपने अपने पक्ष को स्वीकार कर लिया है। तो स्वीकार करना क्या है? ये परिग्रह। क्योंकि सूत्र में लक्षण यही किया गया था कि पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः, ये वाद का लक्षण हो गया। अर्थात वाद तभी बनेगा जब दो व्यक्ति अपने अपने सिद्धांत को, अपनी अपनी मान्यता को, यहां सिद्धांत शब्द उसी अर्थ में लेना है, मान्यता के ही अर्थ में। सिद्धांत तो उस अर्थ में नहीं लेना है कि जो बिल्कुल सत्य बात है उसको सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, व्यवहार में हम वैसे ही बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सैद्धांतिक है, तो क्या अर्थ लेते हैं इसका? हम प्रामाणिक है। सिद्धांत तो वहां भी कहा हुआ है, तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्कृति सिद्धांत। हाँ, तो अभ्युपगम सिद्धांत बोल दिया नहीं? तो अभ्युपगम सिद्धांत ये यही तो है, यहाँ कह रहे हैं अभ्युपगम। ये अभ्युपगम की ही व्यवस्था है ये। लेकिन अभ्युपगम में क्या जो बात स्वीकार की जाती है वो सत्य ही होती है? एक बार के लिए उनके दूसरे असत्य भी तो हो सकती है। लेकिन सिद्धांत कहा गया उसको भी, अभ्युपगम को भी सिद्धांत शब्द से कहा गया है। लेकिन लोक व्यवहार में जहां हम सिद्धांत शब्द प्रयोग करते हैं वहां सिद्धांत का अर्थ लेते हैं प्रामाणिक, सत्य हो बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल सिद्धांत की बता रहा हूं। इसका अर्थ है कि बिल्कुल हमने प्रमाणों से उसको परीक्षित कर लिया है, निश्चय कर लिया है। लेकिन यहां जो सिद्धांत शब्द आ रहा है ये उसी अर्थ में लेना है जिस अर्थ में ये कहना चाह रहे हैं
तो यहां सिद्धांत है कि दो व्यक्ति वो जिस जिस मान्यता को मान रहे हैं, जो जिसको उन्होंने अपना सत्य मान रखा है, भाई जो कह रहा है कि आत्मा अनित्य है वो सत्य ही तो मान रहा है उस काल में, तो उसका वही सिद्धांत हो गया। तो अभ्युपगम की जो व्यवस्था है वो दोनों की अपनी अपनी स्वीकृत हो, दोनों उस पर टिके रहें। नहीं तो होता क्या है कि बातचीत प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने के बाद धीरे 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 आगे बढ़े। अब वादी ने कौन सी अपनी प्रतिज्ञा की थी वो उससे हट चुका है, प्रतिवादी ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी वो भी उससे हट चुका है, और एक दूसरे के उत्तर दोनों देने में लगे हुए हैं, खंडन करने में लगे हुए हैं एक दूसरे का। और ये पता ही नहीं रहा दोनों को कि हम खंडन कर किस बात कर रहे हैं, प्रारंभ कहां से हुआ था, चर्चा कहां से प्रारंभ हुई थी। जहां से प्रारंभ हुई थी वहां से तो बहुत दूर हट गए और अन्य बातें ही सामने आने लगी। और ऐसा होता है बातचीत में, नहीं, प्रारंभ कहीं से होती है बात और आगे बढ़ते 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 कहां पहुंच जाते हैं और मूल बात क्या थी उसका अता पता ही नहीं रहा, कुछ भी कहां से चले थे वो नहीं रहा। तो यहां उसको वाद नहीं कहेंगे। वाद किसको कहेंगे कि जहां दोनों पक्ष वाले अपनी अपनी बात पर टिके रहें, बार बार उसका ध्यान रखें कि हम किस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसका स्वीकरण वो सदा रहना चाहिए। तो ये है पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह, अभ्युपगम की व्यवस्था, उसमें अव्यवस्था न हो। और यही लक्षण दोबारा दोहरा दिया है कि स्वयं पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। आगे यजदेव जी आप बोलेंगे थोड़ा तस्य विशेषणम से। तस्य विशेषणम प्रमाण तर्क साधनोपालम्भः, कहते हैं उसका, ये जो हमने पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह जो वादा हमने किया है, वाद का जो स्वरूप बताया है, उसका ही विशेषणम, उसका ये विशेषण है, पहला विशेषण है प्रमाण तर्क साधनोपालम्भः। प्रमाण और तर्क से साधन और उपालंब, अपनी बात को सिद्ध करना और उपालंब दूसरी बात का खंडन करना। इसी का अर्थ खोल रहे हैं प्रमाणै तर्केण, प्रमाणों के द्वारा और तर्क के द्वारा साधनम उपालंभश्च, साधन और उपालंब जिसमें किया जाता है उसे वाद कहते हैं। अब आज उसी कह रहे हैं साधनम स्थापना, साधन का अर्थ है अपने पक्ष की स्थापना करना, अपनी बात को रखना, और उपालंब दूसरे की बात का जो है खंडन करना, प्रतिषेध करना। तौ साधनों उपालंबौ, ये स्थापना और प्रतिषेध उभयो अपि नहीं, हाँ ये तो साधनोपालंबौ, ये साधनोपालंब उभयो अपि, ये दोनों भी पक्षों में व्यतिसक्त, व्यतिसक्त का अर्थ क्या है, अनुबद्ध, जो अनुबद्ध रहते हैं, यावत एको, जब उनमें से दोनों में से जब तक एक की निवृत्ति ना हो जाए, एक तरो, और उनमें से एक की निवृत्ति हो जाएगी तो दूसरा व्यवस्थित ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए। इति निवृत्त से, जब इसको ऐसा हो जाएगा तो जो निवृत्त, जो हट गया है उसको उपालंब कहेंगे। व्यवस्थित से, और जो पक्ष सिद्ध हो गया है उसे साधन विधि, उसको साधन कहेंगे। इसमें व्यतिशक्त और अनुबद्ध जो शब्द आ रहे हैं कि ये तो बता दिया इन्होंने कि स्थापना को साधन कहते हैं और प्रतिषेध को उपालंब। ये पीछे भी आया था, पीछे इस तरह से बोला था कि जैसे यहाँ है साधनम स्थापना, और पीछे आया था स्थापना साधनम। ये आया है आपके पृष्ठ 95 पर, देखिए सबसे नीचे की पंक्ति जहां निर्णय का सूत्र है, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारम निर्णय। इस सूत्र में आप देखें तो वहां साधन और उपालंब इनका अर्थ देना था हमको, और इनका अर्थ देने के लिए कहा स्थापना साधनम प्रतिषेध उपालंब। अब इसको उल्टा कर देना जरा, स्थापना साधनम को उल्टा कर दो, साधनम स्थापना और उपालंब, ऐसा ही है यहाँ पर। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों शब्द बिल्कुल समानार्थकी हैं ये, और कैसे भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं।
तो जब भी किसी पक्ष की स्थापना की जाएगी तो उसका अर्थ है उसके हम सिद्ध कर रहे हैं, और उपालंब हो गया प्रतिषेध। लेकिन ये जो दोनों साधन और उपालंब हैं, ये दोनों पक्षों में, उभयोरपि पक्षयो हो, दोनों पक्षों में ये आपस में कैसे रहते हैं, तो उसका दिया कि व्यतिशक्त। शक्त तो है, शक्त संजो संगे धातु आती है ना, जुड़ जाने में अर्थ में, जैसे हम लोग बोलते हैं आसक्ति। तो आसक्ति में यही धातु है, संजो संगे यही धातु है ये, और उसी का यहां पर दिया है शक्त। अवि और अति उपसर्ग लगा दिया है इसमें, व्यतिशक्त। तो व्यतिशक्त जुड़े तो हैं, लेकिन विरोधी रूप से जुड़े हुए हैं, एक प्रकार से जुड़े तो हैं, लेकिन जुड़ना वहां अनिवार्य है, बिना जुड़े बात बनेगी नहीं। लेकिन कैसे जुड़े? विरोधी विचारों को लेकर, है ना, क्योंकि एक का साधन और एक का उपालंब। जब दो पहलवान कुश्ती करते हैं तो जुड़ेंगे आपस में? नहीं, लेकिन जुड़ेंगे भाईचारे के लिए या हराने के लिए? जुड़े तो हैं, लेकिन विरोधी रूप से जुड़े हुए हैं। वो उसको जो है गिराना चाहेगा, वो उसको गिराना चाहेगा। तो यहां भी तो ऐसा ही है, साधन और उपालंब जो हो रहा है, ये दोनों का संबंध कैसा है आपस में? साधन का और उपालंब का संबंध कैसा है? स्थापना और प्रतिषेध का संबंध कैसा है? दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के, जुड़े तो हैं, अब बिना जुड़े बनेगी नहीं बात। उसी को स्पष्ट किया कि ऐसे जुड़े हैं कि अनुबद्ध हो। एक तो होता है बद्ध और एक होता है अनुबद्ध। भाई कोई व्यक्ति अपने सिद्धांत में बद्ध है, वो उसे अपनी मान्यता को लेकर के चल रहा है। अब उसने दूसरे के सामने अपनी मान्यता व्यक्त की, तो दूसरे के विचार उससे विपरीत हैं, दूसरे की मान्यता उससे उलट है बिल्कुल। और जब वो भी उससे जुड़ेगा बात करने के लिए, तो वहां अनुशब्द लग गया, वो बाद में जुड़ा है उससे, तो अनुबद्ध। तो ऐसे ही साधन और उपालंब हो, ये दोनों अनुबद्ध हैं। ये बी के अति से क्या कर रहे हो? बी से चल जाता बात, तो ये बी अति सख्त हो। देखो, वी तो हो गया विरोधी रूप से, ठीक है, और शक्त जो हो गया वो जुड़ना हो ही गया है उसका, लेकिन विरोधी रूप से जुड़े हुए हैं, और साथ में अति भी है। अति का तात्पर्य है कि वो अलग है, वो अलग है, अतिरिक्त में आता है ना अति शब्द, अलग अर्थ को कहने के लिए। जुड़े जुड़े होने पर भी अलग अलग हैं, जुड़े हुए होने पर भी अलग हैं। जैसे वही 36 अंक होता है ना, तो 3 को उल्टा कर दिया तो 6 बन गया है। वो जुड़े तो हैं, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे की तरफ मुंह फेरे हुए, पीठ किए हुए। तो अतिरिक्त होते हुए ही जुड़े हैं, क्योंकि उनसे एक ही बचेगा, दोनों नहीं टिक पाएंगे। इसलिए आगे स्पष्ट किया है उसको कि जब तक ये कब तक जुड़े हुए हैं, उसकी एक इसका समय सीमा बांधी कि जब तक जुड़े हैं, जब तक कि एक निवृत्त न हो जाए और एक टिक न जाए, उसके बाद फिर क्या होगा? समाप्त। अब नहीं जुड़े हुए, हो गए अलग अलग। तो ऐसा जुड़ना है, ये जुड़े हैं लेकिन अलग अलग रूप से जुड़े हैं और अनुबद्ध हैं। बद्ध नहीं है, अनुबद्ध हैं, संबद्ध नहीं है। संबद्ध अलग होता है। संबंध बोलते हैं ना हम लोग, आपस में एक दूसरे का संबंध है, तो संबंध विरोध होने पर होता है क्या? नहीं, संबंध तो मेल होने पर होता है, लेकिन यहां संबंध नहीं है, ये अनुबंध है। कुछ काल के लिए एक दूसरे ने अनुबंध कर लिया है अपना। जैसे बहुत सी प्राइवेट बसें होती हैं तो गवर्नमेंट उनको ले लेती है चलाने के लिए, तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित। तो उसकी समय सीमा होती है, एक साल का या 2 साल या 5 साल का परमिट मिलता है उनको। तो उसमें लिखा रहता है कि इतने सन इतने से इतने तक अनुबंधित। तो ये अनुबंध है। ऐसे ही इन दोनों का अनुबंध है, और जिन्होंने अनुबंध किया है वो क्या है? अनुबद्ध। अब ये बन गया विशेषण। तो ये जो साधन और उपालंब हैं, ये अनुबद्ध हैं, और तब तक रहेंगे जब तक कि एक उसमें से हट न जाए, एक बच न जाए। व्यापक वाली बात जो कल आपने, वो अभी आगे आएगी, इसमें नहीं है ज्ञापक। इसी तो आगे नहीं। हाँ, वो नहीं, इसमें नहीं, आगे आएगा वो, ज्ञापक आगे आएगा। तो इस तरह से निवृत्त जो हो चुका है
उसके साथ में घटाएंगे हम उपालंभ, उसका हुआ उपालंभ अर्थात प्रतिषेध है। और व्यवस्थितस्य साधनम, इसका हो गया साधन। तो ये साधन और उपालंभ की इन्होंने व्याख्या की थी, क्योंकि सूत्र में आया था प्रमाण तर्क साधनोपालंभ। इस विशेषण की ये पूरी व्याख्या हुई है यहां तक। अब आगे दूसरा जो इनका विशेषण था सिद्धांता विरुद्ध, तो इसको समझने से पहले मैंने कहा था कि अगले सूत्र को हम देखेंगे। अगले सूत्र में किसका लक्षण किया गया है? जल्प का। तो सूत्र निकाल लो पहले उसको अगले पृष्ठ पर। तो जल्प का सूत्र क्या है? यथोक्तोपपन्न, अर्थात जो लक्षण पीछे वाद का किया गया है, यथा उक्त यथोक्त, उससे उपपन्न हो, युक्त। उपपन्न का अर्थ युक्त, यानी उस लक्षण से तो पूरा पूरा ये जल्प भी युक्त रहेगा। जल्प में वाद का किया हुआ लक्षण पूरा आएगा, अर्थात जल्प कथा में भी, जल्प चर्चा में भी प्रमाण तर्क से साधन और उपालंभ होंगे, ये कार्य वहां भी चलेंगे। और सिद्धांता विरुद्ध और पंचावयवपन्न, ये बात वहां रहेगी, लेकिन इनके साथ साथ कुछ बातें और भी हैं, वो उसमें अतिरिक्त कह दी गई हैं कि प्रमाण और तर्क से भी साधन उपालंभ होगा, होना वैसे ही चाहिए। लेकिन जब बात ऐसी आती है कि हार जीत को लेकर के ही हम चर्चा करने बैठे हैं, तो उस अवस्था में जब प्रमाण और तर्कों से कहीं कहीं रुकावट आने लगती है जीतने में, तो उस अवस्था में छल जाति और निग्रह स्थान, इनका भी प्रयोग वहां पर स्वीकार किया गया है। लेकिन वो स्वीकार यहां नहीं है। ये कैसे पता लग रहा है कि जब जल्प के लक्षण में ये कहा जा रहा है कि छल जाति निग्रह स्थान से साधन और उपालंभ होता है, स्थापना और प्रतिषेध होता है, तो इससे ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ कि वाद में ऐसा नहीं होगा। ये सिद्ध हो गया कि नहीं? अगर वाद भी ऐसा होता तो यथोक्तोपपन्न कहने से सारी बात जल्प में आ जाती या नहीं? अगर वाद में भी निग्रह स्थान का प्रयोग होता तो यथोक्तोपपन्न कहने से वह निग्रह स्थान जल्प में पहुंच जाता या नहीं? पहुंच जाता। तो वहां अलग से फिर कहेंगे कि निग्रह स्थान से साधन और उपालंभ होता है? नहीं कहेंगे। ठीक है। तो क्या सिद्ध हुआ इससे कि वाद में निग्रह स्थान नहीं होता। ये निग्रह स्थान समझ में आ रहा है या नहीं? निग्रह पकड़ना है, निशेष रूप से हिलने न देना, उसको जकड़ लेना, हार गया, पटकनी दे देना। तो निग्रह स्थान, उसका स्थान, यानी कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर व्यक्ति की हार मानी जाएगी, अर्थात कैसा कैसा कथन करने से उसकी हार हो जाएगी। तो वो जो कथन है सारे वही निग्रह स्थान कहलाते हैं। और वो निग्रह स्थान है 22 प्रकार के। 22 में एक ऐसा प्रकार है उसमें जिसमें हेत्वाभास भी आ जाते हैं। 21 और 1 22, 21 और प्रकार के हैं और एक है हेत्वाभास। यहां हम चर्चा कर रहे हैं केवल हेत्वाभास वाले निग्रह स्थान की अभी। तो जल्प में हेत्वाभास का प्रयोग करके हार जीत का निर्णय करेंगे, ये स्वीकार कर लिया गया। और हेत्वाभास आ गए निग्रह स्थान में, ठीक है ना। और निग्रह स्थान अगले सूत्र में कही दिया है। तो जल्प के लक्षण में निग्रह स्थान का प्रयोग होगा, अर्थात हेत्वाभासों का प्रयोग होगा। तो जल्प में जब कह रहे हैं तो वाद में नहीं होगा, वाद में निग्रह स्थान नहीं होगा, हेत्वाभास भी नहीं होगा। ठीक है। अब वाद में जब हेत्वाभास नहीं होगा तो हेत्वाभासों में ही एक हेत्वाभास है सिद्धांत के विरुद्ध बोल जाना। 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं जो आगे आने वाले हैं। तो 5 प्रकार के हेत्वाभासों में एक हेत्वाभास है सिद्धांत के विरुद्ध बोलना। और सिद्धांत के विरुद्ध बोलने का अर्थ क्या है
कि सिद्धांत में जो वाक्य बोला गया, सिद्धांत वाक्य कौन सा कहलाता है? प्रतिज्ञा वाक्य। ये ध्यान रखना है, प्रतिज्ञा वाक्य को ही सिद्धांत वाक्य कहेंगे। तो प्रतिज्ञा वाक्य जो बोला और उसके विरोध में, उसके विरुद्ध कैसा होता है, अनुकूल कैसा होता है, ये पता कर लो पहले, तो विरुद्ध का पता लग जाएगा। सिद्धांत वाक्य के अनुकूल हेतु कौन सा होगा? जो साध्य धर्म को सिद्ध करने वाला हो, जो साध्य धर्म को सिद्ध करने वाला हो, ऐसा हेतु सिद्धांत के अनुकूल ही तो होगा। और जो साध्य धर्म को सिद्ध न कर पाए, ऐसा साधन धर्म, ऐसा हेतु यदि बोल दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा? विरुद्ध। सिद्धांत विरुद्ध हो गया नहीं? तो सिद्धांत के विरुद्ध यदि किसी ने हेतु प्रयोग कर दिया है, उस हेतु को कहा जाएगा हेत्वाभास। और सामने वाले ने पकड़ लिया कि आपने अपने सिद्धांत के विरुद्ध हेतु का प्रयोग कर दिया है, अर्थात आपने हेत्वाभास का प्रयोग कर दिया है, इसलिए आप निग्रह स्थान में आ गए, आप हार गए, आप आगे नहीं बोल पाएंगे। अब ये बातें कहां बताई जाएंगी? जल्प में, ठीक है ना। वाद में नहीं बताया जाएगा ऐसा। और वाद में ये भी सिद्ध हो रहा है कि यहां सिद्धांत के विरुद्ध हम बोल भी नहीं पाएंगे। अगर यहां बोलने की छूट होती तो फिर अगले सूत्र में निग्रह स्थान क्यों कहना पड़ता? अगर यहां भी हम सिद्धांत के विरुद्ध बोल लें तो यथोक्तोपन्न जो लक्षण दिया है अगले सूत्र में जल्प का, उस लक्षण के द्वारा ये सिद्धांत के विरुद्ध बोलने वाली बात अगले सूत्र में पहुंच जाएगी या नहीं? तो वहां पर अलग से निग्रह स्थान कहने की क्या आवश्यकता होगी फिर? तो इतनी सारी चर्चा से क्या समझ में आया कि इस सूत्र में सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोल सकते। यही तो हुआ ना। अर्थात सिद्धांता विरुद्ध जो सूत्र में लक्षण आ रहा है, ये लक्षण क्या बता रहा है? क्या कह रहा है लक्षण? ये कि वाद कैसा होना चाहिए? सिद्धांत विरुद्ध, जो सिद्धांत के विरुद्ध न हो, सिद्धांत के विरुद्ध न हो, वाद ऐसा होना चाहिए। तो ये बात कहने की आवश्यकता है क्या? क्यों नहीं है? है? क्योंकि पहले एक मिनट है, उसको इसलिए बताया गया कि गलती से बोला जा सकता है। जब बात क्यों? ये अर्थ कहां से निकला? सिद्धांता विरुद्ध का अर्थ क्या है? सिद्धांत के अविरुद्ध होना चाहिए वाद। तो ये तो बात सिद्ध है पहले से। अगर हम ये लक्षण, ये विशेषण हटा दें इस सूत्र में से, तो क्या हम वाद में सिद्धांत के विरुद्ध बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगले सूत्र में निग्रह स्थान बताए गए हैं और निग्रह स्थानों में हेत्वाभास यानी कि सिद्धांत के विरुद्ध हेत्वाभास नाम होता है उसका। विरुद्ध हेत्वाभास निग्रह स्थान में आ रहा है और निग्रह स्थान की छूट दी गई है जल्प में, तो वाद में तो नहीं है छूट। वो जब वाद में छूट नहीं है तो क्या आवश्यकता है निषेध करने की? जैसे किसी से कहा कि आपको पूर्व दिशा को जाना है, अब वो चलने लगा पश्चिम की तरफ, तो उससे कहा कि आपसे ये कहा गया था कि पूर्व की ओर जाना है, आप पश्चिम की ओर क्यों जा रहे हैं? कि मैं पश्चिम की ओर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझसे निषेध नहीं किया था किसी ने पश्चिम को मत जानना। भाई किसी ने कहा कि पूर्व को जानना, उसने ये नहीं कहा था कि पश्चिम को मत जानना, इसलिए जा रहा हूं पश्चिम को। तो ठीक कर रहा है क्या वो? है? क्यों कर रहा है गलत? क्योंकि जाने के लिए बोला ही गया था कि पूर्व की ओर जाना, लेकिन पश्चिम को निषेध नहीं किया था। गलत कैसे कर रहा है वो? नहीं, जब एक दिशा की ओर कह दिया कि आपको पूरब ही जाना है तो नहीं, ही शब्द नहीं बोला उसने, ही शब्द हटा दो आप। आपने ही क्यों जोड़ दिया? पूर्व को जाना है ये कहा, पश्चिम को नहीं जाना ये तो नहीं कहा। ये अपने आप निकल आया ना कि पूरब जब कह दिया दिशाएं चार होती है, तो आपने स्वीकार किया ना कि अपने आप अर्थ निकल आया ये। हाँ, अपने आप निकल आया। तो जब जल्प में निग्रह स्थान की छूट दी जा रही है तो वाद में ये छूट नहीं है, ये अपने आप अर्थ निकल आया कि नहीं? निकल आया कि नहीं? और निकल आया है तो क्या उस व्यक्ति से जिसको हम पूर्व दिशा की ओर जाने को कह रहे हैं उससे ये कहेंगे पश्चिम को मत जाना? नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे ना। स्वयं ही अर्थ निकल आया वो।
तो जब जल्प में ये कह दिया कि निग्रह स्थान के प्रयोग की छूट है, तो क्या वाद में हमें ये कहना पड़ेगा कि निग्रह स्थान की छूट नहीं है? ये तो अपने आप अर्थ निकल आया कि वाद में निग्रह स्थान नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो फिर ये क्यों निषेध कर रहे हैं सिद्धांता विरुद्ध, कि सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना है, और यह है निग्रह स्थान। सिद्धांत के विरुद्ध बोलना यह है निग्रह स्थान, और निग्रह स्थान की इसमें छूट है ही नहीं, क्योंकि ये अर्थ आपने स्वयं स्वीकार किया है, सबने निकल आया ही तो अपने आप ही, अपने आप निकल आया, तो ये विशेषण व्यर्थ हो गया कि नहीं? सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना है वाद में, ये विशेषण, ये बात कहना अनावश्यक हो गया कि नहीं? वैसा ही अनावश्यक जैसा उस व्यक्ति से पश्चिम को मत जाना ये कहना अनावश्यक है, अगर पूर्व की ओर जाने को कह दिया है तो समझ में आ गया नहीं? अब तो ये विशेषण व्यर्थ हो गया, और ऋषि का वाक्य व्यर्थ होता नहीं। तो व्यर्थ होने पर ही कोई शब्द किसी विशेष अर्थ को निकालता है, उसे कहते हैं ज्ञापन। अब इससे ज्ञापन निकल रहा है कि वाद में सिद्धांत के विरुद्ध कथन हो सकता है, हो सकता है, किया जाता है नहीं, हो सकता है। अब देखो जल्प में और वाद में ये अंतर सदा ध्यान रखना कि जल्प में प्रयोग किया जाता है जान करके, वहां पता है वक्ता को कि मैं अब निग्रह स्थान का प्रयोग यानी कि हेत्वाभास का प्रयोग कर रहा हूं। निग्रह स्थान तो बहुत है, बार बार हेत्वाभास बीच में बोल देता हूं कि चर्चा उसी की है। यहाँ पर निग्रह स्थान तो बहुत हैं, लेकिन चर्चा हो रही है केवल अभी हेत्वाभास की, और उसमें भी एक हेत्वाभास की 5 में से विरुद्ध हेत्वाभास नाम है इसका। सूत्र में आगे देख लो, नहीं तो लक्षण जहां आ रहा है हेत्वाभास का है? कौन कौन से लक्षण है उसमें? हाँ, तो विरुद्ध शब्द आ गया उसमें, विरुद्ध हेत्वाभास। तो यहां जब ये निश्चय हो चुका है कि यहां पर सिद्धांत के विरुद्ध हेत्वाभास प्रयोग करना ही नहीं है, और फिर भी निषेध कर रहे हैं, तो अर्थ यही निकलेगा कि यहां पर हेत्वाभास का प्रयोग हो सकता है, कोई अनजाने में प्रयोग कर सकता है, और किसी अनजाने में प्रयोग कर दिया तो हम उसको समझा देंगे कि आपने हेत्वाभास का प्रयोग कर दिया है, आप इसको बदल दीजिए, अपने हेतु को दूसरा दें, ये हेतु आपका ठीक नहीं है, ये हेत्वाभास है, आपके साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हेत्वाभास यदि किसी ने जल्प प्रक्रिया में प्रयोग कर दिया, जानबूझकर किया, तो उसको समझाएंगे वहां पर कि आप इसको बदल दीजिए। वहां तो ऐसे बिंदु की तलाश रहती है कि सामने वाला कोई ऐसा पॉइंट बोल जाए, ऐसा बिंदु बोल जाए कि जो हमारे लिए पकड़ने में आसानी हो जाए, उसको हराने के लिए। तो वहां तो मौका ढूंढेंगे या वहां समझाएंगे कि देख तू गलत प्रयोग कर रहा है। वहां तो मौका ढूंढेंगे। कोई पहलवान एक दूसरे को कुश्ती लड़ते समय क्या दूसरे से ये कहेगा ये गलत दाम मत लगा, तू हार जाएगा इससे। अरे उसको हराना ही है, वो तो चाहेगा कि गलत दाम लगाए और ये हारे। लेकिन वाद कथा में अगर किसी ने प्रयोग कर दिया है तो वहां चर्चा को बंद नहीं करेंगे, वहां से ये नहीं कहेंगे तू हार गया है, वहां उसको समझाएंगे। तो इसलिए सिद्धांता विरुद्ध शब्द कहने से ये इतना स्पष्ट हुआ कि यहां सिद्धांत विरुद्ध कथन हो सकता है, और हो सकता है फिर भी कह रहे हैं सिद्धांत के अविरुद्ध हो, विरुद्ध न हो। तो अब क्या अर्थ बनेगा इसका फिर कि हो सकता है, लेकिन समझा करके उसको फिर सिद्धांत के अनुकूल करेंगे, यानी कि होना सिद्धांत के अनुकूल ही चाहिए। ये बात तो फिर भी सिद्ध हो गई ना, होना सिद्धांत के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल ही हो, बाद उसी को कहेंगे। से अगर हो भी गया हाँ, तो उसको फिर उसी रास्ते पे लाएंगे, उसको रास्ते पे ले आए। तो यहाँ थोड़ी छूट दी गई है। ये छूट देना ही अर्थ ये इसके व्यर्थ होने से निकल रहा है, ये ज्ञापन के रूप में आया कि यहाँ छूट है। और इसको उपलक्षण के रूप में और ले लें, विरुद्ध हेत्वाभास को ले लिया हमने उपलक्षण के रूप में, क्योंकि सिद्धांता विरुद्ध शब्द केवल एक ही तो हेत्वाभास की छूट दे रहा है। कौन सी? विरुद्ध हेत्वाभास। अब इसको मान लीजिए आप उपलक्षण के रूप में, उपलक्षण जानते हैं, एक संकेतक किसी बात का, तो उपलक्षण के रूप में ले लेंगे तो अन्य 4 हेत्वाभास हैं उनको भी ले सकते हैं।
कि उनकी भी छूट का मतलब उनकी भी प्रयोग से यदि कोई गलती कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उसको भी रोक देंगे, समझा देंगे उसके लिए। यानी अन्य हेत्वाभास भी कोई प्रयोग कर सकता है विरुद्ध हेत्वाभास के अतिरिक्त, तो उसमें भी चर्चा चलती रहेगी, उसको रोक देंगे वहां। हाँ बोलिए। कहने के बाबा कि ये हम बाद का हमारा लक्ष्य के कारण ऐसा हो रहा है ना कि हमारा बाद का लक्ष्य तो होता किसी तत्व के निर्णय तक पहुंचना। तो तत्व का निर्णय हुआ ही नहीं है, क्योंकि तत्व निर्णय तब होगा जब उसको मौका देंगे, भाई तू सुधार लो, तो सुधार के कुछ और बोलेगा, तो मतलब ये निर्णय हमारा हो जाएगा। और जल्प जो है वो केवल हार जीत को लिए करके किया जाता है। देखो ये जो आपने कहा अभी कि वाद होता है तत्व के निर्णय के लिए, ये तो आप सारे निष्कर्ष निकाल करके ये बात बोल पा रहे हो, लेकिन यहाँ चल रहा है वाद का लक्षण। तो वाद के लक्षण में तो ऐसा नहीं कहा है कि तत्व के निर्णय के लिए वाद होता है, ठीक है ना। ये सूत्र का सारा अर्थ करके आप इस बात पर पहुंचोगे कि वाद तत्व के निर्णय के लिए होता है। तो वो तो बात अभी आप नहीं बोल पाएंगे। अभी तो लक्षण जो चल रहा है सूत्र का, हम उसमें शंकाएं उठाएंगे, क्योंकि लक्षण है ना अभी तो ये। जब पूरा सूत्र लक्षण दे करके और वाद को स्पष्ट हमारे सामने ला देगा, तब हम कहेंगे कि वाद ऐसा होता है जिसमें तत्व का निर्णय हो। ये तो बात निकल करके आएगी बाद में निचोड़ के रूप में, वो निचोड़ ही निकाल रहे हैं धीरे धीरे हम कि वहां तक पहुंचे कैसे कि वाद तत्व के निर्णय के लिए होता है, ये पता लगे कैसे, तो उसके निर्णय तक वहां तक पहुंच रहे हैं। अब मान लो ये यहां विशेषण न कहा जाता सिद्धांता विरुद्ध, तो अभी जो हमने बात स्वीकार की थी कि कोई भूल से विरुद्ध हेत्वाभास का या अन्य किसी हेत्वाभास का प्रयोग कर देता है और ये इसमें विशेषण न हो, तो वाद के लक्षण से बाहर हो गया कि नहीं हुआ। तो हम कहेंगे देखो आप वाद के लक्षण से बाहर हो गए, बात खत्म हो जाएगी अब। लेकिन हमें चर्चा चलानी है, इसलिए अब सूत्रकार ने ये विशेषण साथ में दिया, और विशेषण देकर के थोड़ी सी ढील दी गई उसमें कि यदि ऐसा कोई प्रयोग कर दे तो बात को बंद मत करना, चलने देना। जब ये चलने देना वाली बात सिद्ध होगी तभी तो आप कह पाओगे कि हाँ तत्व के निर्णय के लिए होता है वाद। अच्छा, ये बाद में कह पाएंगे हम, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ होने के कारण स्वभावतः कई बार हमारे से हाँ गलती होती है। और फिर जो जब चर्चाएं दो हो रही हैं, दो व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं और एक ये भी साथ में सोचे बैठे हैं कि चलो सत्य का निर्णय करेंगे, तो उस अवस्था में कोई जान करके तो जल्प इत्यादि का या इनका छल का या निग्रह स्थान का हेत्वाभास का प्रयोग करेगा नहीं। जान करके यदि कर रहा है कोई, तब तो आप समझ जाओगे कि हाँ कि जल्प कोटि में जा रहा है ये, और बात करते करते इसके अंदर ये भावना आ गई है कि कहीं मेरी बात दब न जाए। होता है ऐसा, प्रारंभ में तो जो है जिज्ञासु बन करके आदमी कोई बात करने जाता है कहीं पर, लेकिन जब उसकी हर बात कटती है तो उसे अपमान सा लगने लगता है। अब वो बचाव का प्रयास करता है, बचाव के प्रयास में फिर गलत हथकंडे अपनाएगा, और उन्हीं गलत हथकंडों में ही आते हैं छल जाति निग्रह स्थान सारे। तो ऐसा प्रयोग कर सकता है वो, लेकिन उस अवस्था में अब वो बात नहीं कहलाएगा। और समझाने पर भी यदि नहीं मान रहा है तो आप स्पष्ट मान लो कि अब जल्प में जाना ही चाह रहा है ये। कोई व्यक्ति मान सम्मान चाहता हो और उसको मान लीजिए कोई पूछ रहा है कोई प्रश्न, तो उसको पता है, तो उसको पता तो नहीं है, लेकिन वो गलत तरीका से वो ये है कर रहे हैं जो हमारा मान नहीं पता नहीं किस बात का पता नहीं। मान लीजिए कोई चीज का पता नहीं, लेकिन किसी ने पूछा बोलेगा, अगर ऐसे में पता नहीं बोलेंगे तो मान सम्मान में ठेस लग जाएगा, फिर वो घुमा कर फिर बात करते हैं। बताने वाला गुरुजी तो वो जिज्ञासु बनकर नहीं पूछ रहा है। फिर वो देखो वाद हमेशा सामान्य व्यक्तियों में भी होता है, जो समकक्ष हैं उनमें भी हो सकता है, गुरु शिष्य में हो सकता है, वक्ता श्रोता में हो सकता है, जो प्रवचन करते हैं वहां श्रोता लोग शंकाएं कर सकते हैं, अनेकों स्थानों पर हो सकता है। और कुछ ऐसे भी वाद होते हैं जहां व्यक्ति आपके सामने जिज्ञासु बन करके ही आएगा, लेकिन बात जब करेगा तो ऐसे करेगा जब शास्त्रार्थ हो रहा हो पूरा। जब बात प्रारंभ करेगा, प्रारंभ तो ये कहेगा कि नहीं मैं जरा जानकारी आपसे लेने आया हूं, और जानकारी लेने के बहाने और आपसे बात करनी शुरू कर दी। अब गलत बात जानकारी नहीं ले रहा है वो, अब वो आपकी बात का खंडन करने आया है। प्रारंभ यही कहा कि जानकारी लेने आया हूँ, ऐसा गुरुजी को जो परीक्षा लेने की दृष्टि से। हाँ, और प्रारंभ में कहेंगे हम कुछ जानने आए हैं आपसे, जानने आए हैं, जानने आए, जान रहे होते हैं पहले से। हाँ पता उनको सब है, लेकिन खंडन करने की दृष्टि से भी बहुत से लोग आते हैं। ये चर्चाएं बहुत होती हैं ऐसी। तो इस तरह से वाद एक उत्तम माध्यम है ये बातचीत का,
किसी भी तत्व के निर्णय के लिए सबसे उत्तम श्रेष्ठ माना गया है इसके लिए। ऐसे गुरु जी एक प्रश्न मेरे सामने आया था, ये हमारे वेदपाल सुनीत आचार्य बलदेव जी के पास आए, हम लोग ऐसे बैठे थे, मतलब गुरु जी मुझे शंका है निरुक्त में। आचार्य जी निरुक्त कृष्णदेव जी को पढ़ाने लगे थे, तो एक शंका बताया, दो बताया, तीन बताया, तो फिर कुछ अलग जाने फिर अगर कह रहे देखो आप क्या कहे थे गुरु जी शंका है, लेकिन अब आप परीक्षा ले रहे हो मेरी, तो आप कहीं से शंका कर लो, मैं उस ग्रंथ को नहीं पढ़ाता जिसको 4 बार में पढ़ना हूँ, मैं निरुक्त पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ। बोला नहीं गुरुजी मैं परीक्षा नहीं ले रहा था, बोला आपकी बात ऐसी लग रही है। तो पता लग जाता है बोलते बोलते लहजे से पता लग जाता है। ऐसे यज्ञ के बाद जो बातचीत हम लोगों की होती है वहां पे, तो वहां भी तो कई लोग ऐसे ही बोलने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप शंका कर रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं। वो तो आप रविवार को आते हैं, बाकी तो तुरंत टोकता हूँ फिर मैं उनके लिए। बाकी 6 दिन मेरे साथ चलती रहती है। फंसाते करेंगे तो शंका के रूप में, लेकिन अपनी बात रख रहे हैं वो, और वो भी निर्णय के रूप में कि ऐसा ही है, शंका नहीं। लहजे से पता शंका एक अलग होती है। किशोर भी मचा लेते हैं सब। हाँ वो शैली से पता लग जाता है ना कि वो जिज्ञासा नहीं है। तो अब उसी विशेषण को समझाने के लिए जगह पे क्या करना चाहिए, जैसे पता लग जाए कि हमें सामने वाला हम शंका नहीं कर रहा है, वो क्यों हमारी परीक्षा लेना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, तो ऐसी जगह क्या करना चाहिए? मौन नहीं, तो उस अवस्था में हाँ मौन ही सही है। और यदि हम उसका ढंग से उत्तर दे सकें, उसकी बात का खंडन कर सकते हैं, हमारी क्षमता है, तो वैसा करें हम। लेकिन उसमें भी पहले उससे अनुमति ले लें कि हम तुम्हारी बात का खंडन करेंगे, क्या सुनोगे कुछ देर के लिए? क्योंकि लगातार बोले जा रहा है और आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, वो आपको बोलने का अवसर ही नहीं दे रहा है, तो चर्चा नहीं चलेगी फिर। क्योंकि ये तो पहले आपको निर्णय करना पड़ेगा, उससे पूछ करके इस बात को स्थापित करना होगा कि देखो कुछ देर आप बोलोगे, कुछ देर मैं बोलूंगा, तभी बात बन पाएगी। वो कहता है ठीक है, तो फिर आप चर्चा उससे प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी क्षमता का पता कर लें कि जो विषय सामने उठाया गया है, इस विषय में मैं कुछ अपनी बात रख भी पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। अगर अनभिज्ञता है उस विषय में, तो फिर उससे हट जाना ही सही रहता है। क्यों व्यर्थ में अपना अपमान ही करवाएं वहां पर फिर, है ना? इसलिए अपना परिपक्वता अपनी होनी चाहिए उसमें। तो आगे इसी विशेषण को समझाने के लिए अब भाष्यकार अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं कि जल पे, देखो बात वहीं से प्रारंभ की इन्होंने। जल्प में, जल्प के लक्षण में सूत्र में क्या है कि निग्रह स्थान विनियोगात, निग्रह स्थान का विनियोग होने से, विनियोग का मतलब वहां पर उसका नियोजन कर दिया गया है, वहां पर अधिकार दे दिया गया है, एक लाइसेंस मिल चुका है वहां कि हम जल्प जाति और इनका निग्रह स्थान का छल जाति का प्रयोग कर सकते हैं, वहां ऐसा कह दिया गया है। हाँ, विनियोग होने से, वहां उसको स्थापित कर देने से, संबंध जोड़ देने से, जैसे मंत्रों का होता है ना विनियोग, इस क्रिया में इस मंत्र का विनियोग, इसका विनियोग, ऐसे ही जल्प में निग्रह स्थान का विनियोग कर दिया गया है। तो विनियोग होने से ये हेतु है। ये हेतु क्यों दिया कि वादे तत् प्रतिषेध, वाद में उसका प्रतिषेध हो गया, वहां विनियोग होने से यहां प्रतिषेध हो गया, और वहां यदि विनियोग न होता तो यहां नहीं होता प्रतिषेध, तो यहां प्रतिषेध हो गया है। पहले तो ये समझाएंगे आपको, ये उसके बाद बताएंगे सिद्धांता विरुद्ध क्यों कहा, क्योंकि पहले सिद्धांता विरुद्ध को अनावश्यक करेंगे, यानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धांता विरुद्ध न कहने पर भी अर्थ वही निकलेगा, पहले ये सिद्ध करेंगे ये। तो वही कह रहे हैं कि जब वहां पर कह दिया निग्रह स्थान का विनियोग, तो यहां हो गया उसका प्रतिषेध। अब प्रतिषेध है, इसका क्या अर्थ हुआ? फिर भी यहां प्रतिषेध कर रहे हैं, यानी हो चुका है प्रतिषेध। प्रतिषेध होने पर भी कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम, किसी बात को स्वीकार करने के लिए, प्रतिषेध होने पर भी ये तो स्वीकार कर ही लिया पहले कि यहां निग्रह स्थान का पूर्ण प्रतिषेध हो गया, कहां? वाद में। फिर भी किसी बात को स्वीकार करने के लिए, किसी बात को स्वीकार करने की ये कहां से, कहां क्या कहना चाह रहे हैं ये? यानी कि निग्रह स्थान में से कुछ निग्रह स्थान यहां स्वीकार करने हैं हमें। निग्रह स्थान में से कुछ निग्रह स्थान, क्योंकि बहुत है निग्रह स्थान, तो 22 हैं। 22 में फिर हेत्वाभास 1, हेत्वाभास में फिर 5, अगर वैसे गिनती करें हम तो 21 निग्रह स्थान तो वो हो गए, और 22वां हेत्वाभास, हेत्वाभास के 5 भाग कर लो तो 21 और 5
26 बन जाते हैं सब मिलाकर के वैसे, लेकिन पांचों को एक शब्द से बोल दिया हेत्वाभास, इसलिए 22 बन जाते हैं। फिर अगर उसके अवान्तर विग्रह करें हम और आगे विभाग करेंगे तो 26 बन जाते हैं टोटल। तो उनमें से कुछ की स्वीकृति के लिए अभ्यनुज्ञा माने स्वीकृति, अभ्यनुज्ञानार्थम, इन उसमें से कुछ लेना है हमें, इसके लिए सिद्धांता विरुद्ध इति वचनम, ये वचन यहां पर कहा गया है। तो कुछ क्या ले लिया हमने? हेत्वाभास को ले लिया है। सबसे पहले विरुद्ध हेत्वाभास और उपलक्षण मान करके अन्य हेत्वाभास भी ले लेंगे। अब ये दिखा रहे हैं कि विरुद्ध हेत्वाभास का सूत्र कौन सा है, क्योंकि हेत्वाभास हैं 5, तो 5 जो हैं वो तो एक सूत्र में कही गई, लेकिन उन 5 के लक्षण फिर अलग अलग आएंगे कि नहीं? जैसे पीछे सिद्धांत बताए थे 4 प्रकार के, तो पहले एक सूत्र में गिनती कराई गई थी कि स चतुर्विधः सर्वतंत्र प्रतितंत्राधिकरणाभ्युपगम संस्थिति ही सिद्धांतः। उसके बाद फिर एक एक का लक्षण, एक एक का लक्षण, फिर 4 सूत्र और लाने पड़े उन्हें चारों के लक्षण के लिए। ऐसे ही हेत्वाभास पहले 5 गिनाए एक सूत्र में, उसके बाद फिर उन 5 का लक्षण करने के लिए कितने सूत्र आएंगे? 5 ही फिर आएंगे। उन्हीं में से एक सूत्र है विरुद्ध हेत्वाभास को कहने के लिए कि सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्धः, कि जो सिद्धांत स्वीकार कर लिया है वादी ने अथवा प्रतिवादी ने, दोनों में से अलग अलग, दोनों ने ही। अभ्युपेत्य माने स्वीकार करके, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी, उस सिद्धांत का विरोध करने वाला क्या? हेतु बोलना, उसे कहते हैं विरुद्ध, विरुद्ध हेत्वाभास। यानी विरुद्ध हेतु, और विरुद्ध हेतु है इसलिए उसको आभास और जोड़ दिया है विरुद्ध हेत्वाभास। वह हेतु जैसा लगता है लेकिन हेतु होता नहीं है। तो सिद्धांत को स्वीकार करके उसके विरोध में हेतु बोलना, ये हो गया विरुद्ध हेत्वाभास। ये संख्या जो दी है इन्होंने सूत्र की गलत है, इसमें इसको बना लीजिए 1 2 6 आएगा। 6ठा सूत्र है इसी आन्निक का, इसी आन्निक में आ रहा है आगे। तो इति, इस सूत्र के द्वारा हेत्वाभासस्य, हेत्वाभास का निग्रह स्थानस्य, जो कि निग्रह स्थान में आ रहा है, निग्रह स्थान में आ रहा है कि नहीं हेत्वाभास? तो ये जो निग्रह स्थान में आने वाला हेत्वाभास है, इसकी अभ्यनुज्ञा, इसकी अनुमति, स्वीकृति वादे, वाद में दी जा रही है। किस शब्द के द्वारा? सिद्धांता विरुद्ध कह करके। अब बड़ा विचित्र लगता है ये, सिद्धांता विरुद्ध शब्द का सीधा अर्थ करें हम कि सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना है, और कह के आ रहे हैं कि इसका अर्थ है सिद्धांत के विरुद्ध बोलना है। यही तो निकला। आप देखो सीधे, अरे शब्द है सिद्धांता विरुद्ध, और प्रश्न किया कि आपने क्यों कहा ये? कि इसलिए कहा कि सिद्धांत के विरुद्ध बोलना है। नहीं आया समझ में? सिद्धांता विरुद्ध का अर्थ है सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना है। तो किसी ने कहा कि आप क्यों कह रहे हो? कि इसलिए कह रहे हैं कि सिद्धांत के विरुद्ध बोलना है। बोला जा सकता है। क्या यही अर्थ नहीं है यहाँ पर? हाँ, यही अर्थ है। लेकिन इस अर्थ तक कितना परिश्रम करके पहुंचे हैं, ये भी ध्यान रखो। ये सीधा तो नहीं अर्थ। ये अर्थ ऐसे नहीं निकल पाया है, ये बहुत देर में निकल रहा है। कि जैसे किसी से वहां फिर उसी वाक्य को ले लो कि पहले तो कह दिया पूर्व को जानना है, फिर बाद में कहा कि पश्चिम को मत जानना। तो उसने पूछा कि आप क्यों मना कर रहे हो पश्चिम को मत जानना? कि इसलिए कह रहे हैं कि पश्चिम को जानना है। ये किस प्रकार का प्रतिशत है गुरुजी? हैं? सज्जन परिदान नहीं, ये दोनों यहाँ कुछ नहीं लगेंगे, यहाँ ये ज्ञापन से निकला है। तो जब उसने कहा कि पश्चिम को मत जानना, ये आप क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कि पश्चिम को मत जानना का अर्थ है पश्चिम को जाना है। यही तो, ऐसा ही तो है यहाँ पर ये है। हाँ, पूर्व को जाना, पश्चिम को मत जाना। अब वहां कैसे अर्थ करेंगे कि जब उससे कहा कि पूर्व को जाना है और बाद में कहा पश्चिम को मत जानना, और उसका अर्थ ये बता दिया कि पश्चिम को जानना है, तो वहां ये अर्थ होगा कि तुम पश्चिम को जा सकते हो,
लेकिन जब जाने लगो तो अपने को संभाल लेना, फिर पूर्व की ओर चल पड़ना। गलती से हो सकता है पश्चिम की ओर जाने लगो। अब ऐसे ही यहां अर्थ करेंगे कि सिद्धांत के विरुद्ध अनजाने में आ सकते हो, लेकिन जब कोई दूसरा बता दे कि सिद्धांत के विरुद्ध आ गए हो तो अपने को फिर सिद्धांत के अनुकूल कर लेना। अब अर्थ हो गया संगत नहीं, यानी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जाना है। जा तो सकते हो, संभावना है, लेकिन फिर बदल लेना है अपने लिए। और यदि ये नहीं कहेंगे विशेषण तो बहुत ज्यादा सख्त प्रतिषेध रहेगा, फिर कठोरता का नियम का पालन करना पड़ेगा। गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, वहां गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर सिद्धांत के विरुद्ध आ गए तो वाद के लक्षण से गिर जाएंगे, और वाद के लक्षण से गिर जाएंगे तो सूत्रकार के अनुसार वाद समाप्त करना पड़ेगा फिर हमें। लेकिन यहां समाप्त नहीं करना है, वाद को चलते रहना है। तो इस तरह से निग्रह स्थान से अभ्यनुज्ञा, विरुद्ध हेत्वाभास रूपी जो निग्रह स्थान है उसकी यहां पर स्वीकृति वाद में है। अब दूसरा जो था विशेषण पंचावयवोपपन्न, तो इसको समझने से पहले फिर इस बात को समझो कि निग्रह स्थान में, ये तो बात स्पष्ट हो ही चुकी है कि जल्प में निग्रह स्थान की अनुमति है, यहां नहीं है। और यहां जो अभी मिली भी है अनुमति हल्की सी, वो अनजाने में प्रयोग करने मिली है, वो है मिली है हेत्वाभासों की। ठीक है, अब निग्रह स्थान हेत्वाभासों के अतिरिक्त कितने और रह गए? 21 निग्रह स्थानों में एक निग्रह स्थान ऐसा है कि अनुमान प्रमाण में हम कितने अवयव प्रयोग करते हैं? 5। और 5 अवयवों में से किसी ने एक अवयव कम प्रयोग कर दिया यदि, तो वो निग्रह स्थान में आ जाएगा। उपनय का ले लिया है, किसी को भी नहीं लिया, किसी को भी हटा दिया, संख्या वो नाम नहीं बोल रहे हैं किसका। यदि एक अवयव या 2 अवयव या 3 अवयव यदि कम प्रयोग किए हैं तो उसे कहते हैं हीन निग्रह स्थान। हीन माने कम होना, चाहे एक भी हो सकता है चाहे 2 भी कम हो सकता है। 5 से कम हो तो हीन। और यदि 5 अवयव से अधिक अवयव प्रयोग कर दिए, अधिक का मतलब किसी एक अवयव को 2 बार 3 बार बोल दिया। कभी कभी होता है 2-2 हेतु 3-3 हेतु, उदाहरण 1-1 2-2 3-3। और ऐसा कब होता है? मान लीजिए किसी ने एक हेतु बोला और एक हेतु के बाद दूसरा और बोल रहा है वो, तो क्या लग रहा है इससे? क्या पता लगता है कि सामने वाले ने जो प्रथम हेतु बोला है उसको अपने हेतु पर विश्वास नहीं है कि ये सिद्ध कर पाएगा मेरे साथ धर्म को, ये सिद्ध कर लेगा, ये उसको विश्वास नहीं है। तो अपना हेतु बदल रहा है, उसको अपनी कमजोरी मालूम पड़ चुकी है। और कमजोरी का पता लगना यही तो है निग्रह स्थान, और क्या है? सामने वाले ने पता कर लिया कि इसने अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली है, तो आ गया निग्रह स्थान में वो। ऐसी उदाहरण दूसरा हम कब बदलेंगे? जब पहला उदाहरण हमारे साध्य धर्म को सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो उदाहरण और लाएंगे, अर्थात जो हेतु के अनुकूल नहीं पड़ रहा है। क्योंकि उदाहरण कैसा होना चाहिए? हेतु के अनुकूल होना चाहिए। जो धर्म हमने हेतु में दिखाया है साधन के रूप में, वो उदाहरण में होना चाहिए। और दूसरा साध्य धर्म भी उदाहरण में हो, क्योंकि प्रारंभ में जो हम प्रतिज्ञा और हेतु बोलते हैं वहां दोनों में एक एक बात होती है। प्रतिज्ञा में कौन सा धर्म होता है मुख्य रूप से? साध्य धर्म। वहां साधन धर्म नहीं है। मान लो कोई इतना ही कह दे कि शब्द अनित्य, अब शब्द अनित्य कह करके वो अनित्यता कैसे है ये पता लग पाएगा? क्या वह व्यक्ति जिसने कहा है अनित्य शब्द, उसके अंदर क्या क्या भाव छिपे हैं, अनित्यता को सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी मान्यताएं उसने बना रखी हैं अपनी, ये दूसरे व्यक्ति को पता लग पाएगा जब तक हेतु प्रयोग न करे वो। तो इस तरह से हेतु प्रयोग करना उसको अनिवार्य हो जाता है। तो प्रतिज्ञा वाक्य में केवल साध्य धर्म ही प्रकट होता है और हेतु में केवल साधन धर्म ही प्रकट होता है, वहां साध्य नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सा अवयव है इन पांचों में जिसमें साध्य धर्म भी हो और साधन धर्म भी हो? कौन सा ऐसा अवयव है? उदाहरण। उसमें दोनों होते हैं। तो उदाहरण हेतु के भी अनुकूल होता है और साध्य के भी, प्रतिज्ञा के भी अनुकूल होता है, दोनों के अनुकूल होता है ये।
तो किसी वक्ता ने उदाहरण दिया और वो अनुकूल नहीं बैठ रहा है दोनों में से किसी का, तो वो दूसरा देगा उदाहरण, तीसरा देगा, चौथा देगा, तो तुरंत ही सामने वाला पकड़ लेगा कि आपने अधिक अवयव प्रयोग कर दिए, 5 से अधिक हो गए ये, तो 5 से अधिक हो गए, इसे कहेंगे अधिक निग्रह स्थान। लेकिन आचार्य जी जैसे अब आप हमको हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय या मंच पे उपदेश देते समय कई बार एक बात को हम समझ पाएंगे, श्रोता हमारा नहीं समझ पाएगा, तो हम दूसरा उदाहरण लाते हैं, तीसरा उदाहरण लाते हैं। असल में वहां कोई ये अनुमान प्रमाण नहीं चल रहा होता है, वहां तो ऐसे ही है जैसे कि हम स्वार्थानुमान बोलते हैं ना अपने लिए, तो वहां भी वैसा ही है। लेकिन जब कहीं शास्त्रीय चर्चाएं प्रारंभ होती हैं और जहां निर्णायक भी हमने किसी को बना लिया है अपना, उस अवस्था में आपको नियम के अनुसार ही चलना होगा। ये हो गया किसी के अलंकार के रूप में उदाहरण में कितने भी उदाहरण। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जहां पर हार जीत के निर्णय के लिए ही, हार जीत करने के लिए ही चर्चा प्रारंभ की गई है, वहां और ज्यादा सख्ती से नियम पालन होंगे फिर। और जहां पर चर्चा प्रारंभ की गई है लेकिन सत्य का निश्चय ही करना है, तो आप वहां पर दे सकते हैं उदाहरण, अधिक दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, और उसी बात की छूट देने के लिए ही तो आ रहा है ये अगला विशेषण। यहां भी वैसे ही अर्थ निकलेगा, जैसे सिद्धांता विरुद्ध से हमने कुछ और ही तात्पर्य निकाला था, वैसा ही यहां भी निकलने वाला है। क्योंकि पहले हमने ये समझा कि यदि कोई एक अवयव कम प्रयोग कर दे, 2 कम कर दे, तो उसे कहेंगे हीनावयव निग्रह स्थान। अधिक प्रयोग कर दे तो अधिकावयव निग्रह स्थान, ये उसके नाम बन जाएंगे नहीं। और निग्रह स्थान की छूट मिली है जल्प में, फिर वहीं से बात प्रारंभ करेंगे, तो यहां पर निग्रह स्थान नहीं आ सकते। जो थोड़ी छूट मिली थी अभी, वो केवल अभी हेत्वाभास की मिली है, अन्य निग्रह स्थानों की नहीं मिली है, तो वो यहां पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो 5 अवयव ही तो बोलेंगे हम बाद में, अर्थात कम भी नहीं बोल सकते, अधिक भी नहीं बोल सकते, ये बात अपने आप निकल आई नहीं। अच्छा, हाँ, फिर ये 5 अवयव कहना जो ये अब आपकी समझ में आ गया क्या कहना? ये मैं पढ़ रहा था गुरु जी, नहीं समझ में आ रहा था। पंचावयवोपन्नः ये विशेषण सूत्र में न लगाएं, तो भी बात तब भी क्या ये अर्थ नहीं निकलेगा कि 5 अवयव ही बोलने हैं बाद में? ये अर्थ निकल आएगा कि नहीं? इसके मतलब ये कह रहे सूत्र में जो पंचावयव कह दिया पहले से ही, फिर यहाँ कहने की क्या जरूरत? पंचावयव वहां कहाँ कह दिया है? वहां तो निग्रह स्थान का है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन पंचावयव, ये सूत्र में कह दिया। नहीं, वहां नहीं, क्या है? जल्प वाले सूत्र में निग्रह स्थान की छूट दी गई है, तो बाद में छूट नहीं है, ये अर्थ निकल आया कि नहीं? ये सिद्ध हो गया कि नहीं? जल्प में छूट है और वाद के लक्षण में है नहीं ऐसा। अगर वाद में भी छूट होती निग्रह स्थान में जाने की, प्रयोग करने की, और यथोक्तोपन्नः ये शब्द अगले सूत्र में आएगा जल्प के लक्षण में, इनकी वाद की पूरी मान्यता, जो भी धर्म है वाद के, वो सारे अगले लक्षण में जाने हैं जल्प में। और यहाँ यदि छूट होती तो आगे अपने आप पहुंच जाती, अपने आप पहुंच जाती, तो निग्रह स्थान क्यों कहते हैं वहां अगले सूत्र में? तो अगले सूत्र में निग्रह स्थान कह करके ये सिद्ध हो गया कि वाद में निग्रह स्थान की छूट नहीं है। ये सिद्ध हो गया कि नहीं? अब जब निग्रह स्थान की छूट नहीं है तो वाद में यदि कोई अवयव कम या अधिक प्रयोग करेगा तो वाद समाप्त हो जाएगा कि नहीं? समाप्त हो जाएगा है, अर्थात वाद में छूट है ही नहीं। तो वाद में जब छूट नहीं है तो फिर पंचावयवोपन्नः ये कह करके ये बताना कि देखो तुम्हें यहाँ 5 अवयव ही प्रयोग करने हैं, ये क्यों कहा जा रहा है? फिर क्या आवश्यकता है इसको कहने की? क्योंकि यदि अधिक अवयव प्रयोग हो जाएंगे या कम अवयव प्रयोग होंगे तो ये तो वाद में झूठ है ही नहीं। वाद में तो हमें 5 ही प्रयोग करने हैं, तो 5 अवयव प्रयोग करने हैं, ये बात बिना कहे भी तो 5 ही अवयव प्रयोग करने हैं। अर्थात पंचावयवोपन्नः ये विशेषण न लगाएं तब भी तो 5 अवयव ही बोले जाएंगे यहाँ। ये बात सिद्ध हो गई कि नहीं? और फिर भी कहा जा रहा है कि 5 अवयव प्रयोग करने हैं। समझ में आया पूजा कि नहीं? हैं? क्या बताओ अच्छा अपने शब्दों में क्या समझ में आया? अभी आपने बताया कि जैसे निग्रह स्थान यहाँ पर्टिकुलरली बोला गया है जल्प में जी, तो फिर हमें
बाद में हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें छूट नहीं है, हमें निग्रह हाँ। स्थान का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, तो उन्हीं निग्रह स्थानों में अवयव के विषय में कैसे समझाएंगे? पंच अवयव का वहाँ हमें पंच अवयव ही यूज करना है बाद में। पंच अवयव नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो अगर अवयव अधिक या कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो निग्रह स्थान में आ जाएंगे, और निग्रह स्थान यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि वो जल्प में है, यहाँ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए पंचावयवोपन्नः ये न भी कहा जाए इस सूत्र में, तब भी 5 अवयव ही प्रयोग करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि 5 अवयव से कम या अधिक प्रयोग कर दिए तो निग्रह स्थान में आ जाएंगे, और वो निग्रह स्थान यहाँ बाद में स्वीकार नहीं है, ठीक है ना। और फिर भी यहाँ ये विशेषण कहा जा रहा है, तो विशेषण व्यर्थ हो गया कि नहीं? तो व्यर्थ होने पर यहां भी वैसा ही विज्ञापन निकलेगा कि यहां कम या अधिक अवयव प्रयोग हो सकते हैं, किए जाते हैं नहीं, हो सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अनजाने में हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो हम तुरंत सामने वाले को बताएंगे कि आपने अवयव प्रयोग कम किया है या अधिक किया है, आप इसको ठीक कर लें, ठीक है ना। और वहां उसको उसी रास्ते पर फिर लाएंगे। इनकी यहां भटकने की संभावनाएं अधिक दे दी गई हैं। कारण वही है कि निर्णय तक पहुंचना है, इसलिए अगर कोई भटक गया है भूल से तो हम बात को वहीं समाप्त नहीं कर देंगे, क्योंकि बात को समाप्त कर दिया तो निर्णय तक पहुंच कहां पाए, फिर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरह से इन अवयव वाले जो निग्रह स्थान हैं इनकी भी यहाँ पर छूट दी गई है। बाकी चर्चा इस पर और कल करेंगे, कुछ और बातें भी हैं, अभी आज का समय पूरा हुआ। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।